हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट 11 का। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज 15 ppm बाई मास, है ना, ऑफ द कार्सिनोजन। मोलर मास आपको दे रखा है 120 एंड मोलरिटी ऑफ कार्सिनोजन इन वाटर इन मोल पर केजी आपको निकालना है। और ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है अपने को। देखिए यहाँ पर दिया है 15 ppm और ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इस पॉइंट का मतलब ये है 15 ppm का क्या मीनिंग है, यहीं पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम ऑफ, है ना, सैंपल प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन यहाँ पर 1 बिलियन, दैट मीन्स 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, 10 के पावर 6 मतलब 1 मिलियन। पीपीएम मिलियन में होता है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलेलिटी। तो आपको मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट जो होता है सॉल्यूट का डिवाइड में होता है मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इनटू होता है यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट और इन केजी में होता है। ये मोलरिटी का अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है 15 ग्राम है, नो डाउट। मोलर मास क्वेश्चन में 120 गिवन है ना, तो 120 दिया है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूट का मास आपको पता है और सॉल्यूशन का मास पता है। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, ये जो 10 की पावर 6 है दैट मीन्स 1 और यहाँ पर 6 जीरो होंगे और माइनस सॉल्यूट का मास आप माइनस करेंगे तो ये सॉल्वेंट का मास बनेगा। और केजी में चाहिए 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब बस इसी को सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो बनेगा पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 0.30125, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.25 इंटू 10 के पावर माइनस 4। ये इसका मोलेलिटी होगा। दैट मीन इसका जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा आंसर होगा भाई, सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये जो राउल्स लॉ में पॉजिटिव नेगेटिव आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल्स हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो आएगा देखिए, फर्स्ट ये जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और फिनॉल और एनिलीन, ये होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा सेकंड का सी आंसर इसका राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज, यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है, पाई। थर्ड क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दिया है 0.0821 एटीएम में यहाँ पर दिया हुआ है। और टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है कितना 300 केल्विन और हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर मतलब N/V। दैट मीन्स ये C आपको निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या, पाई इक्वल टू होता है CRT, है ना। यहाँ से हमें C मतलब N/V को ही कैलकुलेट करना है, मोल पर लीटर यही होता है। ये क्या होगा, पाई डिवाइड में आ जाएगा RT। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू आपको दिया है 0.0821, है ना। और आर की जो वैल्यू होता है एटीएम में 0.0821 ही होता है, तो 0.0821 होगा और इनटू टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बन के क्या आएगा 0.00, है ना, 33 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0.33 इंटू 10 के पावर माइनस 2। दैट मीन्स का जो आंसर बन के आएगा थर्ड का सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें देखिए वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब आपको आई की वैल्यू दे रखा है 2.74। ओके, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी परसेंटेज निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर होगा, I-1 डिवाइड में होता है N-1 और परसेंटेज दिया है इसलिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ है ना। तो हमें आई पता था, एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करें? जो आपको दिया है यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट आपको दिया हुआ है, तो इसको अगर आयोनाइज करो तो कैसे टूटेगा? बेरियम पे +2 चार्ज और +2 मोल यहाँ से नाइट्रेट है। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या मिला? 3। अब बस यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आई की वैल्यू 2.74 -1 डिवाइड में होगा क्या? 3 - 1 और इंटू 100। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? 87% इसका फाइनल आंसर है ना। इसका जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा होगा बताइए? बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिया है 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए ये ऐसे क्वेश्चन में इसको चेंज नहीं करना है, इसको केल्विन ही मान के चलना है। दैट प्योर सॉल्वेंट मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2 आपको निकालना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो गिवन में क्या क्या दिया देखिए, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 0.15 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 15 ग्राम, है ना, और डेल्टा TB आपको दिया है 0.216। इसको डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन ही लेके आपको चलना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको केल्विन ही लेना, भले ही डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है। और केबी की वैल्यू कितना दिया है? 2.16 केल्विन केजी पर मोल, और इसमें निकालना क्या है? M2, है ना। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं? आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा? डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में होगा M2 इंटू W1। हमें M2 ही तो निकालना है। M2 निकालेंगे तो क्या आएगा? KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में डेल्टा TB इंटू W1। तो ये सब पूरा जब फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, तो KB की वैल्यू आपको पता है क्या दिया है यहाँ पर? 2.16, W2 जो वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.15, 1000 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें केजी में चाहिए, और डेल्टा TB की वैल्यू 0.216 इंटू W1 दिया है 15 ग्राम। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 100 आएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा, ए आंसर इसका राइट आंसर है। 100 ग्राम पर मोल इसका 5th का आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस SPM के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ठीक है, कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज, आपको 0.0123 पर ओम पर सेंटीमीटर दिया, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन दिया, आपको सेल कांस्टेंट बताइए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट को G* से डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू R, है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे? कप्पा की वैल्यू, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंट इसी को बोलते हैं, ये वैल्यू दिया है 0.0129, रेजिस्टेंस दिया है 100, कंसंट्रेशन आपको बस ऐसे ही दिया क्योंकि कोई सोल्यूशन है तो उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। 1.29 इसका फाइनल आंसर होगा। दैट मीन इसका जो आंसर बन के आएगा बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। EMF निकालना है, हम 8 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो EMF निकालने के लिए इसका नर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है, EMF इक्वल टू क्या होता है? E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में N लॉग एनोड का कंसंट्रेशन, और डिवाइड में क्या होता है? कैथोड का कंसंट्रेशन। दिस इज अ नर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होगा? N की वैल्यू में, है ना।
अब यहाँ पे आप रिएक्शन में देखिए ई नॉट सेल आपको 1.5 दिया है, इसको वैल्यू पुट अप करें तो ये है 1.05 माइनस 0.059। एन की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पर एन आई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए जी पे +1 है 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 होने वाला है। लॉग एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ दिख रहा है एन आई का ऑक्सीडेशन और इसका 0.16 कंसंट्रेशन दिया, डिवाइड में 0.002 और इसके पावर में 2 होगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है। अब इसी को सॉल्व करना है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको 1.05 0.059 डिवाइड में 2 लॉग, अब कैलकुलेटर है ही, आप इसको पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे कैलकुलेटर है तो कोई टेंशन है नहीं, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर कितना आएगा? 50 होगा और 4 आएगा, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे और इसका लॉग निकालेंगे तो फाइनल जो बन के आने वाला है यहाँ से 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड में 2, और इसका पूरा जब लॉग निकालेंगे लॉग की वैल्यू आएगी 4.602। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे 1.05 माइनस 0.135, फाइनल जो वैल्यू आया 0.91 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। आपने अगर पीवाईक्यू किया होगा तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, इसीलिए सेम टू सेम वैल्यू दिया, तो इसका जो आंसर बन के आएगा, ये आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोला है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट द गैस एट एनोड एंड कैथोड। ये आप ध्यान रखें, कभी भी एक्वस कॉपर सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये एक्चुअल में वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? एनोड और कैथोड। और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा होगा, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो एनोड पे जो मिलेगा, अब देखो, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन, यही एनोड कैथोड पे मिलने वाले। एनोड ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव है ना, तो वहां से क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। और कैथोड पे क्या मिलने? नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है तो उस पे हाइड्रोजन मिलने वाला है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं, वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा? यहाँ से 2H प्लस प्लस यहाँ से बैलेंस करेंगे तो हाफ मोल O2 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ से O2 मिलने वाला है। और कैथोड की बात करें तो H2O, इसको बैलेंस करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से H2 और यहाँ से OH माइनस, और ये 2 मोल, यहाँ से H2 मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में देखिए, पहले एनोड बोला है देन कैथोड बोला है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले एनोड बोला है देन कैथोड। एनोड पे क्या मिला? पहले ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन, अदरवाइज बी ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, वो बोला कि एनोड पे हाइड्रोजन कैथोड, ये गलत है। एनोड पॉजिटिव होता है तो उससे ऑक्सीजन, कैथोड नेगेटिव होता है तो उसपे हाइड्रोजन मिलने वाला है। ओके, चलिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा भी है। देखिए 10 क्वेश्चन को यहाँ बोला सम करंट should pass through 2 hours to liberate 0.50 gram hydrogen gas. For a same time, if same current is passed, then how much gram of oxygen liberated? तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे मिलने वाला है? एनोड पे, है ना। एनोड का जो हाइड्रोजन का रिएक्शन है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, एनोड पॉजिटिव है तो वहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, हाइड्रोजन का दिया, सबसे पहले कैथोड पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन मिलेगा। इसका रिएक्शन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसका क्या होगा? 2H प्लस, और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से H2 मिलने वाला है। ये कैथोड का रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर वेट दिया, तो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन यूज करके कूलम निकालना है। तो हाइड्रोजन देखिए H2 है, मतलब यहाँ से 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना करंट चाहिए? यहाँ पर 2 फैराड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड,
और 2 फैराड का मतलब है 2 इंटू 96500 कूलम यहाँ से चाहिए। और फिर यहाँ पर कितना वेट प्रोड्यूस हो रहा है, 0.504 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96500 डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 0.504। यहाँ से जो कूलम मिल के आएगा 48636 कूलम। ठीक है, ये हमें क्यों चाहिए था, ये आपको मिल चुका है ना। 0.504 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतना कूलम चाहिए। अब यहाँ से एनोड का रिएक्शन, क्योंकि हमें पूछा है इसका ऑक्सीजन का, तो अब कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए। तो एनोड, कैथोड का तो हो गया, एनोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होगा, 4 मोल OH माइनस से यहाँ से 2H2O प्लस यहाँ से O2 और प्लस यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ एनोड का रिएक्शन, है ना। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा। यहाँ से दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फैराड, है ना। तो 4 फैराड का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 96500 कूलम से 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि O2 है 32 ग्राम। तो हमें क्या देखना है फिर, इसलिए 1 कूलम पे, और इसलिए कितना कूलम आया है, 48636 कूलम से कितना प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइड में 4 इंटू 96500 इंटू हो जाएगा 48636 कूलम। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 4.03 ग्राम आएगा, और अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो जो ऑप्शन दिया 4 ग्राम, इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका 4 ग्राम राइट आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, मेन चीज इसमें रिएक्शन का ही है, बाकी यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा के यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉट प्रेजेंट इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल की जो कहानी है इसमें कई बार रिपीट करता है। तो ड्राई सेल में देखिए देखिए MnO2 होता ही है, और कहाँ पर यूज होता है इसमें, अगर मैं ड्राई सेल की पूरी बात करूं, हालांकि इसका रिएक्शन क्या होगा, DKCl, इसका आंसर फाइनल होगा। एनोड किसका बना होता है, एनोड बनाता है जिंक, जिंक कंटेनर, आपने पढ़ा होगा, जिंक कंटेनर एनोड होता है। ड्राई सेल में कैथोड होता है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट या फिर कार्बन। इसमें जो पेस्ट यूज होता है वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसमें जो ब्लैक कलर का पाउडर यूज होता है ना, कैथोड के अराउंड में, वो ब्लैक कलर का पाउडर क्या होता है, MnO2 प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर। इसके अलावा अगर बात किया जाए, इसके अलावा जो सेल पोटेंशियल होता है, इसका सेल पोटेंशियल 1.50 वोल्ट होता है। ये चीज़ इसको ध्यान रखना। बाकी एनोड कैथोड का भी यहाँ पर रिएक्शन है, ये PYQ में मैं पहले सेट में बता चुका हूँ, वो भी आप ध्यान करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो 12 में डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल, ये गिव्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। ओके, इसमें माइनस होगा, N की वैल्यू 2 होगा, 1 फैराड की वैल्यू पता है 96500, E0 सेल दिया है 0.80 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, है ना, ये आपका जूल में आएगा 1 और 15440 जूल आएगा। तो मुझे किलो में, किलो जूल में आंसर दिया, तो 154.4 किलो जूल इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, D आएगा। ओके, लिबर्टी में जो आंसर दिया है B आंसर है प्लस का, बट यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर D है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर दिया है, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है,
क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू के, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर में जीरो होता है, और किसी के पावर में जीरो मतलब आर के बराबर आएगा। तो इसमें जो यूनिट आएगा वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होता है। अच्छा, के का जनरल जो यूनिट होता है मोल पर लीटर, nth ऑर्डर के लिए 1 - n पर सेकेंड होता है। किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है तो n की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द reactant is decreases from 1 मोलर टू 0.25 मोलर इन 20 मिनट। रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है ये इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में टाइम लॉग यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में फाइनल कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, इसी पे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड है थर्ड चैप्टर में। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो 2.303 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में टाइम 20 मिनट, क्योंकि मिनट में ही आंसर दिया है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और फाइनल कंसंट्रेशन 0.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग की जो वैल्यू आएगा इसका 0.6020, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल 0.06931 आएगा इसका ए का यूनिट, और ये पर मिनट में होगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, इसका जो डी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी अगर बात करें तो 15 में यहाँ पर क्या दिया है, इन अ रिएक्शन ए प्लस बी सी दे रहा है, द रेट एक्सप्रेशन, यहाँ पर रेट दे रखा है के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर एंड बी के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर, ये आपको गिवन है ना। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है। अब इसमें चेंजेस क्या कर रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन डबल, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब ए के प्लेस पे 2a रखना है और बी के प्लेस पे 2b रखना है। तो जो नया रेट आएगा क्या चेंजेस आएगा, देखिए 2a होगा, इसके पावर में 1 ही रहने वाला है, और यहाँ से 2b हो जाएगा, इसके पावर में 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2² और बाकी ये जो होगा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8, और ये वैल्यू जो पूरी है वो r के बराबर होगा, तो मतलब जो नया रेट आएगा 8 टाइम हो जाएगा इनिशियल रेट से। बताइए कौन सा आंसर बनेगा, इसका जो आंसर आएगा ए आंसर इसका राइट है, 15 का ए आंसर राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें क्या दिया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी को m से डिनोट किया हुआ है। ओके, यूनिट आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए किसी भी ऑर्डर के लिए, मतलब फॉर nth ऑर्डर के लिए ए की जो यूनिट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर पावर में 1 - n पर सेकेंड होता है, ये nth ऑर्डर का है और यही आपको याद रखना है। अब आपको किसका पूछा है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का n = 1 रखोगे। अच्छा, इसको m से डिनोट किया हुआ है, इसमें ये मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर है, इसको m से डिनोट किया है। तो यहाँ से क्या होगा, मोल और 1 - 1 0 हो जाएगा और पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड आंसर होगा। और अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ, है ना, तो मोलैरिटी होगा, इसके पावर में क्या होगा 1 - 0 पर सेकेंड, मतलब इसका आएगा मोलैरिटी पर सेकेंड, है ना, क्योंकि मोल पर लीटर को यहाँ पर देखिए m से डिनोट किया है, यही होता है मोल पर लीटर। इसका जो आंसर बन के आएगा आपका कौन सा आंसर होगा, 16 का ए आंसर राइट आंसर है ना, पर सेकेंड और मोलैरिटी पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो क्या दिया है, द प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो वो क्या होता है, R = -KT और प्लस यहाँ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी को अगर हम Y = इसको कंपेयर करा देना है
पाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये जो होगा वाई एक्सिस होगा, माइनस के इसका स्लोप होगा, ई जो है एक्स एक्सिस, और ये होगा इंटरसेप्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ इसका डिक्रीजिंग हो रहा है, निगेटिव होने वाला है। यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन को टी से डिनोट किया हुआ है ना, और टाइम, और माइनस के इसका स्लोप होगा। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी इसका जो ग्राफ है करेक्ट ग्राफ होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड। सिंपल सी बात है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या कंप्लीटली फुलफिल्ड हो, वो होते हैं कलरलेस। आपको जो ऑप्शन दिया है तो आपको सीधा सीधा यहाँ जिंक दिख रहा है Zn+2। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0। तो डी यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये कलरलेस होगा। डी आंसर राइट आंसर है। 19 की अगर बात करें, व्हाट इज द कलर ऑफ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है, पूरी दुनिया जानती है। और पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट या क्रोमेट आयन का येलो कलर होता है ना। ये है डाइक्रोमेट आयन, मतलब Cr2O7 का कलर येलो कलर क्रोमेट आयन का होता है। ग्रीन कलर अगर आपको पता हो, K2MnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं, है ना। ये ग्रीन कलर होता है, अगर इसको आयन फॉर्म में करें तो ये -2 चार्ज होता है। इसके अलावा अगर आपको MnO4 को बोले, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट, इसका क्या होता है, वायलेट कलर होता है ना, वायलेट कलर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। बताइए, क्रोमेट आयन क्या होता है, CrO4 2-, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसका जो आंसर आएगा 20 का ए आंसर राइट है। और टेट्राहेड्रल कैसा ज्योमेट्री होगा, कुछ इस तरह होगा, 2 ऑक्सीजन पे माइनस और बाकी यहाँ पर, इसी का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसी को बोलते हैं। 20 का क्या आंसर होगा, ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बताइए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें जो ए आंसर इसका राइट आंसर है। n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंपल सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ओके, 22 की बात करें तो 22 में आपको क्या दिया है, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। एंड बी का COCl5H2 और COC में यहाँ दिया है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इन ABC। इसको कैसे करेंगे, देखिए, ए जो यहाँ पर दिया है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, कोबाल्ट है, CCl3 है, और डॉट यहाँ से 6NH3 है। ओके, अब यहाँ से इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर ABC का कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 मॉलिक्यूल का दिया है 6, 5। देखिए यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 6, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है कोबाल्ट, यहाँ से NH3 जो होगा 6 होगा और क्लोरीन यहाँ पर बाहर होगा। तो ये तभी यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन के आने वाला है ये कोबाल्ट का +3, तो पहले का तो +3 आएगा। अब बी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिया है COCl3 और यहाँ से 5NH3, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन में दिया है वो है 5। इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है कोबाल्ट और NH3, ये रहेगा 5 और एक Cl होगा तभी यहाँ पर, और यहाँ पर Cl2। तो इसका जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +3 आने वाला है। सी में क्या दिया है, यहाँ पर सी में दिया COCl3 और यहाँ से 4NH3। ओके, और यहाँ पर इसका क्या दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट और यहाँ पर NH3 कितना होगा, 4 अंदर और Cl3 क्लोरीन 3 बाहर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है, 4, इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होगा, है ना। इन तीनों क्वेश्चन का प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होने वाला है। 22 का जो आंसर बन के आएगा वो आपका
डी आंसर राइट है। ठीक है, 333 समझ में आया। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिंग करना है कि कितना NH3 एज ए लिगेंड्स लेना है और कितना क्लोरीन को बाहर लेना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा अमाइन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा, दैट मीन्स सेंट्रल एटम पहले लिखोगे आप। तो सेंट्रल एटम है कि यहाँ पर एक कोबाल्ट है, CO लिखा, और क्लोराइडो है, दैट मीन्स क्लोरीन एक होगा, डाई एक्वा एंड ट्राई अमाइन मतलब NH3 3 होगा, और डाई एक्वा दैट मीन्स H2O भी कितना होगा 2, है ना। और कोई यहाँ पर लिगेंड्स है नहीं। अब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है यहाँ पर, सेकेंड। तो सेकेंड कब आएगा, एक क्लोरीन तो है बट मतलब एक क्लोरीन बाहर भी आपको लेना होगा, तो ही इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। निकाल के देखते हैं। तो कोबाल्ट का X हुआ, क्लोरीन का -1 होता है, ये NH3 0 होता है, एक्वा एन अमाइन ये भी 0 होता है, और -1 = 0। X की वैल्यू कितना आया, +2। दैट मीन्स का जो आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है वो आपका ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 24, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन, इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो आपको बताना है ना। तो 24 में कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट, और En यहाँ पर ट्वाइस है, और यहाँ पर Cl2 है ना। इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या बनने वाला है, तो देखिए इसमें ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। एक तो देखो यहाँ पर बनेगा जैसे MH2L ट्वाइस टाइप का है, तो ये एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जिसमें सिस एन ट्रांस होने वाला है। ओके, और यही एक ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर ये भी शो करता है। तो टोटल इसमें जो आइसोमर आने वाले हैं वो 3 होने वाला है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में सिस एन ट्रांस, ओके, और एक ऑप्टिकल, तो टोटल कितना आया यहाँ से 3, इसका राइट आंसर है। ओके, 25 में विच ऑफ फॉलोइंग हैज ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए 24 से ही जैसा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 25 का डी आंसर राइट है। देखिए इसी कैटेगरी में जा रहा है। ऑप्टिकल आइसोमर कौन से दो ही है, एक तो MH2L ट्वाइस टाइप का एक शो करता है, और एक MLL ट्राइस टाइप का, यही दो कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो इसमें डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन का। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 देखिए 4, इसमें जो d अगर बाहर हुआ मतलब ये आउटर d ऑर्बिटल यूज है, मतलब ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड में होगा ताकि उसमें पेयरिंग नहीं होता है, इसलिए 4d यहाँ पर यूज होता है। देखिए ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हुआ, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर A एंड D में आंसर कोई एक होने वाला है। तो अगर मैं किसी एक को चेक करूं, जैसे मैं अगर डी ऑप्शन को चेक करूं, तो डी में यहाँ पर क्या दिया है, FeCl6 दिया है ना, और इसके ऊपर -3 चार्ज। तो यहाँ पर देखिए आयरन पे चार्ज कितना आने वाला है, +3। इसका क्या होने वाला है, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो डी में आपको पता है कि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 3D में, और उसके बाद यहाँ पर होता है 4s, और उसके बाद आता है यहाँ से 4p। ओके, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए डी में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। मैं इसकी बात हो तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5 4s 0, और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो FeCl6 है -3, ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग होगा नहीं, और 6 आपको क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ से पेयर हुआ नहीं, तो 4s का यूज होगा, 4p का यूज होगा, और यहाँ पर 4d भी यहाँ से यूज होने वाला है। तो 6 आपको खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये 3s है, ये 4p है, और ये 3 है, एक यहाँ से यूज होगा,
3 यहाँ से यूज होंगे और 2 यहाँ से। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d2। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो डी आंसर इसका राइट है, VBT से ये रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 27, बेंजीन का क्लोरीन और FeCl3 लुईस एसिड है M, फिर R से रिएक्शन करा के यहाँ पर डाइफिनाइल बना रहा है ना। दिस रिएक्शन आइडेंटिफाई M और रिएजेंट R आपको पता करना है यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपने अगर फिटिक रिएक्शन पढ़ा होगा यही यहाँ पर होने वाला है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिख के बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पर दिया है बेंजीन, ठीक है, और इसका क्लोरीन और FeCl3 यहाँ से बना देगा क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो M तो हुआ क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद यहाँ पर M को अगर R, तो डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डाइफिनाइल का प्रिपरेशन भी कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में कन्वर्जन में। तो डाइफिनाइल आपका ये होता है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। और ये जो रिएक्शन है दैट इज फिटिक रिएक्शन है। अगर आपको याद हो फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, तो यही 2 मोल लेंगे और यहाँ से सोडियम और ड्राई ईथर लेते हैं तो आपको बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में। दैट में इसका जो आंसर बन के आने वाला है C आंसर इसका राइट आंसर है। M क्लोरोबेंजीन होगा और सोडियम ड्राई ईथर यहाँ पर रिएजेंट होगा। तो ये फिटिक रिएक्शन में आता है कन्वर्जन में। ये 2 मार्क्स में बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन का। तो 28 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच कंपाउंड रिप्रेजेंट अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है पहले ये क्लियर होगा तो ही आपको आंसर आएगा। तो अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन जो अटैच्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 होना चाहिए। तो ऐसे को बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। आपको देखना है। तो देखिए अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 की सिंगल बॉन्ड है और इसका पड़ोसी वाला कार्बन दिख रहा है डबल बॉन्डेड sp2, मतलब इसका जो आंसर बन के आएगा वो ए आंसर राइट होगा। बाकी ये वाला जो है वो विनाइलिक हैलाइड है ना, क्योंकि ये sp2 से अटैच्ड है डायरेक्टली। तो आपका आंसर जो बनेगा इसका राइट आंसर ये होगा। ओके, तो अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल हैलाइड ये सब इंपॉर्टेंट है, MCQ में ही ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच अल्काइल हैलाइड इज प्रेफरेंशियली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड का प्रायोरिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है ना। ये इसके रिगार्डिंग है अल्काइल हैलाइड। आपको ये देखना है कि इस पे टर्सरी कौन सा है। तो ये वाला सिंपल सा मिथाइल है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये वाला आपका टर्सरी है। दैट मीन्स बिना किसी डाउट का आपका आंसर डी होने वाला, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फास्ट देगा। और यहीं अगर SN2 आता तो कहानी बदल जाती, वहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर डी आंसर होगा। 30 क्वेश्चन की बात करें तो इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनल, है ना। सिंपल सा यहाँ से PCC, क्योंकि ये जो PCC पाइरिडिनियम क्लोराइड ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन से एल्डिहाइड फॉर्म करता है ना। इसका जो आंसर बन के आएगा सी आंसर होगा। इथेनॉल से इथेनॉल बनाएगा बिना कोई। बाकी ये लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजनेशन रिड्यूसिंग एजेंट, केमोनोफोर में डायरेक्टली इथेनोइक एसिड फॉर्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया है, ब्यूटेनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ब्यूटेनॉल क्या है, ब्यूटेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल को आपको अगर ऑब्टेन करना है, जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे वो फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्डिहाइड से यहाँ पर बनने वाला है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। आपने अगर अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा होगा, जो लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है
फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो वहाँ से सेकेंडरी बनेगा और कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। यहाँ पर जो आप एल्डिहाइड लोगे फॉर्मल्डिहाइड ही होगा। एक कार्बन यहाँ से है और 4 कार्बन के अल्कोहल बनाना है, मतलब यहाँ से जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे वो 3 कार्बन का होना चाहिए। तो C3H7 और यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चलिए हमने लिया MgX। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट वो देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमेशा मैग्नीशियम पे प्लस, इस पे माइनस आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस, तो ये कार्बन जाएगा 3 कार्बन यहाँ से और ये जाएगा इससे, तो क्या बनने वाला है CH2, है ना। और इसी से OMgX और इसी कार्बन से C3H7 जुड़ा रहेगा। और फिर बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, है ना। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होगा तो वो यहाँ से ब्रेक होगा, इसमें माइनस प्लस H प्लस चला जाएगा इसके पास और OH जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बना, फाइनली यहाँ से बना CH3 CH2 CH2 और CH2OH ब्यूटेनॉल बन जाएगा और साइड में यहाँ से MgOHX। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ओके, तो इसका जो आंसर बन के आने वाला है दैट इज ए आंसर। वैसे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा प्राइमरी अल्कोहल है, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड ही होगा, कितने भी कार्बन का आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो। ओके, 32 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक गैप दिया है, विल ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होता है CH3 और यहाँ से CH3 और यहाँ से OH, इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, है ना, प्रोपेन टू ऑल को। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो पहले ये देखिए ये अल्कोहल किस टाइप का है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर याद हो तो यहाँ से कीटोन ही बनता है। ओके, तो इसका क्या बनने वाला है, सीधा सा COH जो है यहाँ टेट्रावैलेंट CH आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ से एसीटोन ही बनेगा, उतने ही कार्बन का कीटोन बनने वाला है। इसका जो आंसर आएगा दैट इज ए आंसर, इसका राइट आंसर है। ओके, थर्ड जो 33 क्वेश्चन है, अब ये आपने क्यूमिन पढ़ा हुआ है, बताइए क्यूमिन पूछ रहा है क्या होता है। क्यूमिन आप बोलते किसको है, फिनॉल बनाने का तरीका है क्यूमिन से। क्यूमिन का अगर स्ट्रक्चर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, इसी को बोलते हैं क्यूमिन और इसी का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दैट मीन्स का जो 33 का आंसर बनने वाला है ए आंसर इसका राइट आंसर। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, क्यूमिन हाइड्रोपैराऑक्साइड बनाता है, फिर वहाँ पर एसिडिक मीडियम में एसीटोन और फिनॉल बनता है ना। क्यूमिन से प्रिपरेशन 4 नंबर में पूछा जाता है, बिल्कुल आपको बना के जाना चाहिए। 34, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर इसमें बताना है। तो देखिए पहला जो दिया है फिनॉल, स्ट्रक्चर के बिना ये नहीं होने वाला, फिनॉल आपका ये है फर्स्ट। दूसरा यहाँ दिया मिथाइल फिनॉल, ठीक है, मिथाइल फिनॉल। तो मिथाइल फिनॉल का मतलब ये है कि OH ग्रुप होगा ही, और कहीं पर यहाँ पर अर्थो मेटा पैरा ऐसा नहीं लिखा, तो कोई भी आप ले सकते हैं मिथाइल फिनॉल, ये हुआ सेकेंड। थर्ड की बात करें मेटा नाइट्रोफिनॉल, एंड मीन्स यहाँ पर OH होगा और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा, ये है थर्ड, है ना। और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब OH होगा और पैरा पोजीशन पे NO2 होने वाला, ये हो गया फोर्थ, है ना। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा,
जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली पोजन। तो बस इस क्वेश्चन में राज क्या छुपा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। बाकी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये भी NO2 है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ बाकी सबसे तो ज़्यादा होने वाला है ना। तो मेटा और पैरा में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, वो कैसे होगा, वो आपका देखिए इसमें जो होगा फोर्थ वाला जो पैरा वाला होता है, ये ध्यान रखिए, पैरा और नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो मेटा से ज़्यादा होता है। तो ऐसा फोर्थ एंड थर्ड, और फर्स्ट सेकेंड में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, फर्स्ट वाला। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो ए आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। क्या दिया है यहाँ पर, इथेनल है ना, CH3CHO। CHO को अगर ओपन करेंगे यहाँ से, ये है इसका नाम है क्या, इथेनल एल्डिहाइड। इसको अगर HCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए HCN में आप सबको पता है कि CN पे माइनस चार्ज होता है, H पे प्लस, और इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस और कार्बन पे प्लस। H किसके साथ जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन से, और CN किससे जुड़ने वाला है, कार्बन से। यहाँ से क्या बनाएगा, CH3CH, और इसी से होगा OH, और इसी से होगा क्या, CN। इसका नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, अब ये आपका हुआ बी। अब इसको क्या कर रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन, मतलब H3O प्लस के साथ। एसिडिक हाइड्रेशन जब कराते हैं तो ये जो CN को होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब इसके आगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3CH, और इससे OH है, और यहाँ से COOH। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपका आया सी। अब उसके बाद क्या कर रहा है, और भी आगे एक रिएजेंट है, यहाँ पर है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम जो होता है वो क्या होता है, NaOH और CaO का 3:1 में मिक्सचर होता है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन होता क्या है, ये पूरा इसको अगर NaOH से कराएंगे ये पूरा यहाँ से निकल जाता है ना, ये चीज़, और H इससे जुड़ेगा तो फाइनली यहाँ से CH यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2, और इसी से OH है ना, प्लस साइड में Na2CO3 निकलता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के D आ रहा है उसका नाम क्या दिख रहा है आपको, इथेनॉल। इथेनॉल, दैट मीन्स का जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर है, बी आंसर राइट आंसर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 में क्या दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa फॉर, है ना। तो pKa यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक नेचर जो होता है Ka से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और pKa से उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है पहला, वो क्या दिया है, पहला स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब है COOH, और यहाँ से OCH3, ये पहला हुआ। दूसरा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दूसरा जो स्ट्रक्चर है 4 नाइट्रो मतलब COOH, और यहाँ से NO2 ग्रुप। थर्ड जो दिया है यहाँ पर दैट इज बेंजोइक एसिड, मतलब COOH। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर से उल्टा रिलेशन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग एसिडिक नेचर से डायरेक्टली, यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो OCH3 है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसमें है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर एसिडिक, पहले हम ऑर्डर निकाल लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा होगा कौन सा, सेकेंड, उसके बाद आएगा यहाँ से थर्ड, और उसके बाद आएगा यहाँ से फर्स्ट। ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। तो pKa का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो pKa का जो ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, और सबसे कम होगा सेकेंड। और ऐसा कौन सा आंसर है आपका,
बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 37 क्वेश्चन की बात है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म में कंडीशन ये है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए और कोई भी अल्कोहल कुछ इस तरह का होना चाहिए, आइसोब्यूटाइल या फिर ये भी आपका चलेगा। देखिए एसीटोन ये आपका आइडोफॉर्म देगा, इथेनॉल भी देगा, प्रोपेन टू ऑल भी देगा। कि प्रोपेन टू ऑल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का ये भी देगा। इसमें मीथेनॉल जो है वो आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो इसका सी आंसर राइट आंसर है। ओके, 38 क्वेश्चन की बात करें तो प्रोडक्ट विच डज नॉट ऑब्टेन बाई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल एंड इथेनल, है ना। क्रॉस एल्डोल में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, ये लेंथी क्वेश्चन है। तो प्रोपेनल से जो 4 प्रोडक्ट बनने वाले, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ब्यूटेन टू ऑन ये भी देगा, पेंटेन टू इनल ये भी देगा, और 2 मिथाइल ब्यू टू इनल ये भी देगा। ये जो सी आंसर है ये नहीं बनने वाला। आप क्रॉस एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में भी आता है, और ये एग्जाम्पल ही दिया हुआ, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें यही सी का एग्जाम्पल का प्रोडक्ट दिया है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्रॉस एल्डोल चाहिए तो आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं क्रॉस एल्डोल, उसका प्रोडक्ट आप 4 मार्क्स में भी आता है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए, इसका डी आंसर राइट है। 39 का, इन कैनिजारो रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बताइए मीथेनॉल बनेगा एक कार्बन का, है ना। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, SCHO, और यहाँ पर कंसनट्रेटेड KOH या फिर NaOH होता है। तो एक तो एक उतने कार्बन के अल्कोहल यहाँ पर इसके रिडक्शन प्रोडक्ट होता है, और एक उसी का सॉल्ट बनाएगा जो कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 39 का जो आंसर आएगा वो बी आंसर राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है, ऑन अरेंजिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉलोइंग कंपाउंड, द कंपाउंड विच कम एट अ सेकेंड पोजिशन। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, और अगर कोई आइसोमर्स है तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं वो ब्रांच से उल्टा रिलेशन होता है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो पहले में देखिए ये स्ट्रेट चेन है और टोटल इसमें 4 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये आपका ईथर है, ये एल्केन है ना। तो देखिए सिंपल सा ये फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर यहाँ से ईथर आता है, और फिर यहाँ से अल्केन आते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है, सबसे फर्स्ट में ये होगा एल्डिहाइड सेकेंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे, और ये सबसे लास्ट होने वाला है ना। आपसे सेकेंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो 40 का क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा होगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, और उसके बाद डी, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। अब बोला अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट फॉलोइंग अ कंपाउंड विच कम एट सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन में इसमें जो आने वाला है, तो सेकेंड पोजीशन में तो इसमें एल्डिहाइड होगा, क्योंकि अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड ही आता है। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका ए आंसर राइट है ना। लिबर्टी में आप देखेंगे तो इसका जो आंसर दिया सी आंसर दिया, क्योंकि वो अब स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, तो सेकेंड पोजीशन पे एल्डिहाइड इसका फाइनल आंसर है। लास्ट देखेंगे तो फिर ईथर आएगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला सेकेंड पे, तो सेकेंड जो आएगा ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 41 सेलेक्ट द कंपाउंड विच आर ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड लिबरेट नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ से नाइट्रस एसिड मतलब डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर होने वाला है, तो इथाइल अमाइन, है ना, क्योंकि इथाइल अमाइन क्या होता है C2H5 और यहाँ से NH2, इसको अगर नाइट्रस एसिड HNO2 एलिफेटिक अमाइन है, C2H5 और यहाँ से N2 प्लस और Cl माइनस, और ये वाटर से रिएक्ट करके इथेनॉल बना देगा, क्योंकि ये एलिफेटिक जो डायजोनियम सॉल्ट होता है अनस्टेबल होते हैं, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो 41 का डी आंसर राइट है। ओके, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव
कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये अमाइन चैप्टर में आपने कार्बाइल अमाइन टेस्ट पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, इसमें ये जो टेस्ट होता है वो प्राइमरी अमाइन टेस्ट देता है, और वो दोनों या तो एलिफेटिक हो वो भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों। सेकेंडरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है। अगर भाई रिएक्शन की बात हो तो इसमें क्या होता था, कोई भी आप प्राइमरी अमाइन ले लीजिए और उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते थे और 3 मोल OH हुआ करता था। यहाँ से ये जो NH2 है ये कन्वर्ट होगा आइसोसाइनाइड में, ना, ये हो जाता था RNC, और प्लस यहाँ से 3 मोल KCl और 3 मोल H2O। ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड है, इसी का स्मेल कैसा, फॉल स्मेल होता था। ये तो हो गया कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब आपको ये देखना है कि ये जो ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कौन सा प्राइमरी अमाइन है। अगर मैं फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर बनाऊं, लिखा है NN डाइमिथाइल एनिलीन, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेंजीन है और यहाँ पर नाइट्रोजन, इसी से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये जो है टर्सरी अमाइन है, ये टेस्ट नहीं देगा। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ से एनिलीन मतलब NH2 होगा, और एक यहाँ से मिथाइल होगा और एक यहाँ पर मिथाइल होगा। तो ये आपका NH2 दिख रहा है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अमाइन है, और यही कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है। बाकी N मिथाइल 2 मिथाइल एनिलीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बात करूं, ये आपका जो बनेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी नहीं देगा, और नेक्स्ट वाला जो है वो भी सेकेंडरी अमाइन है। इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी। ओके, 43 क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ फॉलोइंग अमाइन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथिलेमाइड रिएक्शन। तो ये भी न्यू रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। तो गैब्रियल पैथिलेमाइड जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसका रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। गैब्रियल पैथिलेमाइड रिएक्शन क्या होता है कि ये सिर्फ इस मेथड से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, वो भी एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं गैब्रियल पैथिलेमाइड से। इसका रिएक्शन क्या होता है, इसमें पैथिलेमाइड कंपाउंड लेते हैं स्टार्टिंग, और पैथिलेमाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ से होता था NH, और इसको रिएक्शन कराते थे KOH के साथ। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा और H2O बाहर, और यहाँ से एक सॉल्ट बनाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से NK। ओके, फिर यहाँ से RX से रिएक्शन कराते थे अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये कंपाउंड ऐसे ही रहेगा C डबल O, और यहाँ से बना रहा था NR मतलब N अल्काइल पैथिलेमाइड, और उसके बाद इसको NaOH से 2 मोल से कराते थे। ये बॉन्ड जो कार्बन के बीच है ये यहाँ से ब्रेक होता था और ONA जाके इससे जुड़ेगा। फाइनली यहाँ से एक सॉल्ट बनाएगा COONA, है, यहाँ पर भी सेम चीज, और प्लस यहाँ से प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है। ये तो हो गया गैब्रियल पैथिलेमाइड। अब यहाँ पर ये बोला इनमें से किस मेथड किससे कौन सा गैब्रियल पैथिलेमाइड से नहीं बना सकते, कि जो इसमें आपका एरोमेटिक अमाइन, जैसे ब्यूटाइल अमाइन का जो स्ट्रक्चर है, तो ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है, का स्ट्रक्चर है CH2 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 और CH2NH2। तो ये तो इस मेथड से बना सकते हैं। आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह का है ना, ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें सी का, तो सी का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसमें क्या होगा, लिखा है 2 फिनाइल इथाइल अमाइन, मतलब 2 कार्बन और यहाँ से NH2 और इसी से C6H5 होगा। तो ये भी आपका प्राइमरी एलिफेटिक, ये भी बना सकते हैं। डी जो आंसर है लिखा है N मिथाइल बेंजाइल अमाइन,
इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, यहाँ से CH2 फिर NH और यहाँ पर होगा मिथाइल, और ये एक सेकेंडरी अमाइन है जिससे हम नहीं बनाते सकते इसको, इसलिए आपका आंसर जो बनेगा डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ये अमाइड देखा आपने Br2 4 मोल, दैट मीन्स यहाँ से ये CO निकल जाएगा और यहाँ से सिंपल सा इसके ऊपर NH2, इसका नाम है एनिलीन और बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स इसका B एंड C दोनों होगा, तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 45 जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, which of following procedure is not useful in preparation of amine compound or separation of amine। अमाइन देखिए कार्बाइल अमाइन, ये हिंसबर्ग टेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट कर सकते थे, ये जो यूज है। कार्बाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन देता है, वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों, ये सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाफ मैन ब्रोमाइड ये प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, बट फूड रिएक्शन जो होता है इससे हम एल्केन बनाते हैं, तो ये आपका, इससे हम कोई भी प्रिपरेशन अमाइन का या फिर सेपरेशन नहीं कर सकते, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल एल्केन, और इसको रिएक्शन कराते थे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, यहाँ से अल्केन प्लस 2 मोल NaX बनाता है। ठीक है, अल्केन के प्रिपरेशन में यूज होता है। ओके, बाकी ये हाफ मैन ब्रोमाइड 44 क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कार्बाइल अमाइन अभी हमने डिस्कस किया, और हिंसबर्ग से प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रेसिपिटेट बनता है सोल्यूबल अल्कली होता है, सेकेंडरी अमाइन इनसोल्यूबल होगा अल्कली में और टर्सरी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये तीनों नेम रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन के अलावा, तो इनको भी आपको। तो नेक्स्ट जो 46 क्वेश्चन है, क्या दिया है, विच कंपाउंड इज नॉट मेड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन अमाइन और हेलो एल्केन दोनों में आपने पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स N2 प्लस Cl माइनस, तो बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इसको अगर आपने, तीन चीजें हैं इसमें, अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड लिया दैट मीन्स Cu2Cl2 और HCl, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अगर आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया और HBr, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। और अगर आपने क्यूप्रस साइनाइड और KCN लिया, यहाँ से बनाता है क्या, साइनोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस CuCl। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, है ना, ये तीनों सैंडमेयर के ही प्रोडक्ट हैं। बट अब यहाँ पे देखिए, क्लोरोबेंजीन इससे बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बनाते हैं, और बेंजोनाइट्राइल भी बनाते हैं, साइनोबेंजीन को बेंजोनाइट। तो फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से हम नहीं बनाते, जिसका आंसर जो बनेगा ये आंसर राइट आंसर है। ओके, 47 क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज कॉल्ड स्टार्च की ये दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो 47 का जो आंसर होगा वो बी आंसर राइट है। ओके, इसमें थोड़ा सा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं। अमाइलोज की अगर हम बात करें तो इसमें 15 to 20% स्टार्च होता है, और इसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। दूसरा पॉइंट, ये स्ट्रेट चेन होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। ओके, और ये होता है ब्रांच चेन होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आता है, तो एटलीस्ट ये दोनों पॉइंट आप क्लियर करेंगे। 48 जो क्वेश्चन है, क्या दिया, पायरिडीन बेस प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में आपको पता है 4 बेस होते हैं, AGCT। ठीक है, तो इसमें जो पायरिडीन बेस होता है वो कौन सा होता है, वो आपका साइटोसाइन और थायमिन, इसको पायरिडीन
बेसिस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 क्वेश्चन। बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड। एक होता है ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। अगर मैं ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये क्या होता है, यहाँ से कार्बन से 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक NH2। तो यहाँ पर जो कार्बन है वहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये आपका कायरल कार्बन नहीं है, इसमें नो कायरल कार्बन, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में ऑप्टिकल कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, लास्ट जो 50 क्वेश्चन है, क्या दिया, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें जो आंसर है वो आपका अर्जिनाइन जो होता है वो बेसिक एमिनो एसिड होता है, और बाकी यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा ये आंसर राइट है। हमने ये टोटल 50 MCQ को डिस्कस किया, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।